देखिए, कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और ये जो टॉपिक था क्या था? बौद्ध धर्म का। एकदम सीरियल से चल रहा है, सीरियल से सिंधु घाटी, फिर वैदिक सभ्यता खत्म होता है। समय एकदम आपको टाइमिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समय यानी वैदिक काल खत्म हुआ लगभग 600 ईसा पूर्व, उसी आसपास के लगभग 600 ही ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, इस धर्म के दर्शन में उन्होंने अपना जो भी ज्ञान सिद्धांत दिया, अपना प्रचार प्रसार किया। आगे भी प्रचार प्रसार उसका होता गया। आगे भी कई शासकों ने इन दोनों धर्म का क्या किया? समर्थन किया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी समय में एक और घटना घटती है। इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटती हैं। इसी समय एक घटना और घटती है। आ जाइए, जल्दी आइए आप। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इतिहास में एक चीज और जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है कि इस समय नए नए जनपद का उदय हुआ। नए जनपद यानी द्वितीय नगरीकरण, शहरीकरण। पहला शहरीकरण था सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरे शहर का जो उदय हुआ वो होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो दूसरा शहर का उदय हुआ। शहर का उदय का मतलब है कि व्यापार का विकास हुआ। हम पहले ही बता चुके थे कि जब से लोहा का खोज हुआ, लोहे के खोज ने क्या किया? इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना को जन्म दिया। थोड़ा बात कम कीजिए, ध्यान से सुनिए आप लोग, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हम क्या बता रहे हैं आपको? ये द्वितीय नगरीकरण का ये सीधे क्वेश्चन आएगा मेंस में लिखने के लिए। ये ऐसे आता है कि द्वितीय नगरीकरण का, आइए द्वितीय नगरीकरण का सीधे क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है। तो आप लोग सोचिए क्या कारण है? लोहे की खोज। तो लोहे धातु की खोज हो गई थी, लोहे की। तो पहले तो आप लोगों को ये थोड़ा सा जानना है कि पहला शहर हमारे भारतीय इतिहास में, पहला शहरीकरण किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। अब लगभग 600 ईसा पूर्व, लगभग 1500 साल बाद, लगभग 1500 साल बाद 16 महाजनपद का उदय हुआ, यानी शहरीकरण का उदय हुआ। तो इसका कारण पूछा जाता है, क्वेश्चन सीधे आ जाएगा कि शहरीकरण का कारण क्या है। तो शहरीकरण के कई कारण होते हैं, कई कारण। उस कारण पे कैसे आप समझिए कि क्या कारण हो सकता है। तो शहरीकरण का विकास कैसे हुआ? पहला, धातु की खोज, यानी धातु यहाँ लोहा मतलब है, लोहा की खोज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार का विकास। तीसरा है राजा का चरमोत्कर्ष।
व्यापार व्यवसाय में सहयोग दिया। इससे नए आप लोग पढ़े होंगे 16 महाजनपद का उदय होता है। और 2 किताब है, एक बौद्ध धर्म की किताब है जिसका नाम है अगुंतर निकाय, और एक जैन धर्म की किताब है जिसका नाम है भगवती सूत्र। इन 2 किताबों से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोलते हैं तो आप लोग क्या समझते हैं? मतलब कब से कब तक? से 600 वर्ष पहले, 600 BC से लेकर नहीं, हमारा आप सीधे क्वेश्चन सुनिए हैं और सीधे उत्तर मतलब दीजिए, और कंफ्यूजन जो भी है उसको छोड़ दीजिए, उसको मतलब समीक्षात्मक उत्तर मत दीजिए। सीधा मेरा क्वेश्चन है ना कि जब हम ये बोलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यही ना बोल रहे हैं, तो आप लोग के मन मस्तिष्क में क्या लगता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब? सर ईसवी अब ईसा हाँ, मसीह से, आप कह रहे हैं ईसा मसीह से? ईसा मसीह के जन्म के पहले जन्म के पहले। आपका ये उत्तर है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। और कोई? 500 साल पहले। आप कह रहे हैं 500 साल पहले। जी। और कोई? और कोई? 5वीं सदी। 8वीं सदी एडी में कहा जाता है। मतलब वो जो अभी वो शताब्दी। देखिए BC 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऐसे एक क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है ना, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये सीधे हेडिंग है किताब की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ। तो पहले तो यही जानना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है क्या। देखिए जब शताब्दी लिखी जाती है, इसको सिंपल से समझिए, जब शताब्दी लिखी जाती है, कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं सदी चल रही। 21वीं सदी। अरे वही सदी या शताब्दी एक ही चीज, 21वीं सदी न चल रही है, तो ये कब तक चलेगी? कब तक चलेगी पता नहीं, अनंत तक चलती रहेगी। ये अच्छा अनंत तक चलेगी। 2099 उसके बाद इसीलिए कहे हैं ना कि उत्तर बात सोच समझ के बोलना है। अनंत तक नहीं, अनंत तक क्या चलती है? समय चलता सुनिए, रहेगा ना। तो ये हम यानी तो 20वीं शताब्दी कब तक चली? 20वीं शताब्दी 1900 से लेकर के 2000 तक। 1900 से लेके 2000 तक। अब आप उत्तर इस बार सही बोले, इतने देर में अब बोले आपने, ठीक है? ठीक है, तो जैसे आप ये उत्तर सही बोले ना, तो वैसे ही वो वाला भी उत्तर उसी से तुलना कर लीजिए। 19वीं शताब्दी चली 1900 से 1999 तक, ठीक है? और 19वीं शताब्दी 1800 से 1899। 20वीं शताब्दी चली 1900 से, हम जब 20वीं शताब्दी लिखते ना तो 1900 से 1999। इस समय हम लोग किस शताब्दी में, किस सदी में जी रहे हैं? 21वीं। ये कब चलेगा? 2000 से 2000। एक शताब्दी 100 साल का होता है, ठीक है? तो अब वैसे ही ये समझ गए ना, ये तो समझ गए ना। तो हम जब कहते हैं ना 6ठी शताब्दी, यानी 6 वाला, छठी शताब्दी चलेगा 500 से 599 तक, ठीक है? लेकिन चूंकि इन्होंने क्या कहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी इसी में ईसवी, यानी लगभग ये 100 साल का था, 500 से 599, और ईसवी यानी 2024 चल रही है, तो इसमें आप 500 साल और जोड़ दीजिए लगभग, यानी आज के लगभग 2525 साल पहले क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ? 16 महाजनपद का उदय हो गया। और उदय हुआ, जो उदय हुआ ये किन किताबों से साथ मिलता है? 2 किताब, भगवती सूत्र और धर्म की जो पुस्तक है अगुंतर निकाय, एवं जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र। चलिए आप लोग लिख दीजिए, तो याद है, लिख दीजिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इसमें एक लाइन में लिखिए 6ठी शताब्दी। आपका जो हेडिंग है, पहले हेडिंग आप लिख दीजिए 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। सोलह महाजनपद लिख दीजिए।
लिखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की पुस्तक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की पुस्तक अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय ये लिखा हुआ है, अगुंतर निकाय एवं जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये जो 16 महाजनपद थे, ज्यादातर अगर हम भारत को देखते हैं ना तो उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं। उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत में ये महाजनपद फैले हुए थे। तो हम इसका क्रम से आपको लिखवा दे रहे हैं कि ये राज्य कौन कौन से हो सकता है, किसी ने बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो पहला राज्य लिख लीजिए अंग, 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 अंग। इसकी राजधानी थी चंपा, अंग इसकी राजधानी थी चंपा। इसके राजा का एक बहुत फेमस राजा थे, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। अंग इस समय कहाँ है? इस समय बिहार में। बिहार राज्य है, नया स्टेट बन गया ना बिहार। कब बना था बिहार? 19 बिहार कब बना था? किसके काल में बना था बिहार? किसके काल में बिहार नया भारत में एक राज्य के रूप में आ गया था? आधुनिक तो 1912 में बना सर, आधुनिक रूप से। किसके काल में? वो कौन था वायसराय? उस समय सर था मिंटो, लॉर्ड मिंटो। जी सर, कौन था? या तो हार्डिंग था, हार्डिंग। आप एक उत्तर बताइए, हमको भी विकल्प दे देते हो। हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय बन के आया था तो उसने बंगाल में को फिर एक राज काट कर नया राज बना दिया था बिहार, जो आज भी है। लेकिन हम प्राचीन बता रहे हैं। अब आधुनिक बिहार तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अंग कहाँ है इस समय? बिहार में, बिहार में। तो एक राज्य था अंग, इसकी राजधानी। दूसरा 16 महाजनपद में काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी जिसकी राजधानी बनारस, जो बनारस आज भी है। तीसरा जो था मगध, मगध ये भी बिहार में था। काशी तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में इस समय। मगध, मगध की राजधानी क्या थी? राजगिर। देखिए अभी राजगिर थी, बाद में चेंज होती है, ठीक है। पहले प्राचीन काल में देखिए भारत में जो भी शासन होता है वो हर राजाओं ने, हम आपको बस एक छोटी सी कहानी बता देते हैं। भारत में राजाओं ने शासन किया, उन्होंने क्या किया? राजधानी को डेवलप किया। तो प्राचीन काल में मगध बहुत फेमस था। प्राचीन काल के राजाओं ने इसी को राजधानी मानकर डेवलप किया और इसी का बहुत ज़्यादा विकास भी किया। मगध के बाद कन्नौज राजधानी बनती है, बहुत फेमस। और कन्नौज के बाद दिल्ली राजधानी बनती है सल्तनत काल में। और फिर बाद में भी मुगल वंश में भी दिल्ली और आगरा, और अंत में भी ब्रिटिश काल में भी दिल्ली राजधानी होती है। और फिर जब भारत आज़ाद भी हो जाता है तो नई दिल्ली इसको राजधानी बनाते हैं, जो आज भी है। तो कहने का ये मतलब है, आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि राजा लोगों ने किस राजधानी को शुरुआत में विकसित किया। तो ये प्राचीन काल है, इसमें पहले मगध को विकसित किया। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, ठीक है, या गिरिब्रिज भी लिख सकते हैं, गिरिब्रिज भी, या गिरिब्रिज।
चौथा आप लोग लिख लीजिए वत्स, वत्स। चौथा था वत्स या वज्जी, वत्स लिख लीजिए, हाँ वत्स लिख लीजिए। नहीं वत्स लिखिए, वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स का एक बहुत फेमस राजा था उदयन, यहाँ का वत्स का राजा उदयन था। उदयन का विवाह लिख लीजिए, उदयन का विवाह, उदयन का विवाह वासवदत्ता से हुआ था। वासवदत्ता, ये प्रद्योत वासवदत्ता, इसकी रानी का नाम था वासवदत्ता। ये चौथा आपका हो गया बस। पांचवा जो राज था ये कई कुलों का राज था, इसको इससे मिटा देते हम। पांचवा फेमस था वज्जी संघ। पांचवा, इसमें कई कुल थे, कई छोटे छोटे राज्य थे, कई गणराज्य थे। इसी में हम आपको पढ़ा रहे थे जब जैन धर्म, तो हमने बताया था महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में कि वैशाली में? वैशाली में। तो वैशाली इसी में था, इसी कुल में वैशाली की एक राजधानी थी, वज्जी कुल। तो ये पांचवा आपको बता दें, वज्जी कुल। छठवां आप लिख लीजिए कुशीनगर। कुशीनगर तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो बगल का ही है ना, कुशीनगर। कुशीनगर की दो राजधानी थी उस समय, दो राजधानी थी। एक ये सॉरी, इसमें गणराज्य लिखना है, छोटा मल्ल गणराज्य लिखिएगा, मल्ल लिखिएगा। इसकी दो राजधानी थी, एक थी कुशीनारा, क्या थी? कुशीनारा, और दूसरी थी पावा। उस समय मल्ल गणराज्य था, इसकी एक राजधानी क्या थी? कुशीनारा, और दूसरा पावा। कुशीनारा को हम लोग आज क्या कहते हैं? और पावा को क्या कहते हैं? बिल्कुल अगल बगल है वो भी नहीं। पड़ौना, पड़ौना नहीं सुना है? कुशीनगर का हेडक्वार्टर पड़ौना, ठीक है। तो मल्ल लड़का। सातवां लिख लीजिए सूरसेन। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। आठवां कुरु, कुरु महाजनपद था। आठवां क्या था? कुरु, इसकी राजधानी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, ये कुरु जो था, ये वर्तमान में जो मेरठ है, मेरठ के आसपास ये कुरु महाजनपद था। तो इसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। और नवा लिख लीजिए पांचाल। पांचाल, पांचाल, पांचाल की दो राजधानी थी, ठीक है। पांचाल की दो राजधानी थी, एक थी आपकी आहिछत, उत्तरी पांचाल, यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी आहिछत। और दक्षिणी पांचाल, इसकी राजधानी थी कांपिल। ये पांचाल भी उत्तर प्रदेश जिले में है। बरेली, रामपुर, बदायूं के आसपास क्षेत्र को वर्तमान प्राचीन काल का पांचाल जनपद कहा जाता है। ये उस समय थी। अब आते हैं इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दें। नीचे का निकाल। ये नवा लिखी है 10वां नंबर। अवंती, अवंती का नाम सुना है? जैनी, मध्य प्रदेश। ये
देखिए आप लोगों को स्टेट से अगर दिमाग में रखेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश का बता दें। अवंती ये मध्य प्रदेश में है। उज्जैन इसकी राजधानी क्या है? उज्जैन। किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी। हाँ, उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। अब आता है 11वां मत्स्य। ये राजस्थान में है मत्स्य। इसकी राजधानी है विराटनगर। ये जयपुर में है। अब वर्तमान जहां है जयपुर में है। ये जयपुर में है, मत्स्य हो गया। और 12वां अब आ जाइए कौशल। कौशल कौशल उत्तर प्रदेश में ही है। श्रावस्ती कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती। इसकी भी दो राजधानी है। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। ये हो गया कौशल राज, हो गया 12वां। कंबोज 13वां आपका हो गया कंबोज। ये 13वां ये कंबोज ये भारत में नहीं है इस समय, ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस समय ये है, पाकिस्तान है ये कंबोज। ये रावलपिंडी जिला है वहां पे ये कंबोज की राजधानी है हाटक। इसको बिठा दीजिए। कंबोज की राजधानी हाटक। ये 13वां। 14वां राज है गंधार। ये भी पाकिस्तान में है गंधार। और इसकी राजधानी है तक्षशिला। प्राचीन भारत का पहला विश्वविद्यालय ही बना था तक्षशिला गंधार। यहीं पे कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उन्होंने यहीं से पढ़ाई लिखाई यहीं से अध्ययन किया था। कई लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की थी तक्षशिला से। विदेश से भी लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो प्राचीन काल का सबसे पहला जो विश्वविद्यालय भारत का है, प्राचीन भारत का, वो कहाँ है? तक्षशिला। ये हो गया 14वां। और 15वां आपका है अस्मक। ये दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत अस्मक। इसकी राजधानी थी पोतना। ठीक है। अस्मक ये आंध्र प्रदेश में इस समय कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एक और जनपद बचता है, कौन सा? एक महाजनपद और है, एक है, किसी को मालूम है? चेदी। हमको ये बता दीजिए वो इस समय है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जगह? ये पड़ेगा लगभग बहराइच के आसपास वाले इलाके में। नहीं, बुंदेलखंड किसने कहा? बिल्कुल सही, चेदी। अब अंतिम महाजनपद हम आपको बता रहे हैं जो पड़ता है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिणी दिशा में है। ठीक है। अंतिम है 16वां चेदी। ये है शोधतीवती। इसकी राजधानी है शोधतीवती। ये बुंदेलखंड में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो इन 16 महाजनपद में 2 महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान में है, एक महाजनपद आंध्र प्रदेश में है, एक महाजनपद मध्य प्रदेश में है, एक महाजनपद राजस्थान में। बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैले हुए हैं। जी, तो 16 महाजनपद ये फैले हुए हैं, इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन इन 16 महाजनपद का
सभी लोगों का इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, जिसमें कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में बहुत ज़्यादा अपने को विकास भी किया है और अपना नाम भी किया। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट महाजनपद है मगध। मगध, तो इसका हम आपको इतिहास बता रहे हैं। मगध जनपद, मगध, मगध, इसकी राजधानी भी आपको ने लिखा है राजगिर या गिरिब्रिज। ये वर्तमान में जो पटना जिला है बिहार का, गया जिला है, वहीं पे फैला हुआ है। यहाँ के एक राजा थे। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते रहे, देखिए हम तो आ ही रहा है हमारे दिमाग में, और ये हमारे क्वेश्चन बन गया। अब हम घुमा के पूछते हैं इस क्वेश्चन को, हम पढ़ाई करें कि यहाँ के राजा ने, जिसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं, महावीर स्वामी जब इनके यहाँ गए तो उनके निवास के लिए एक विहार बनवा दिया। आप बताइए कि उस विहार का क्या नाम है? देखिए कौन बिना ऑप्शन दिए बोलता है, बिना किताब देखे। अभी कल ही बताया है, यहाँ एक ऐसे राजा थे, जब महावीर स्वामी गए इनके यहाँ तो उन्होंने कहा, उन्होंने उनका बहुत रिस्पेक्ट किया और उनके निवास के लिए एक विहार बनवा दिया। क्वेश्चन में आता है कि उस विहार का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध गए थे, सॉरी, महात्मा बुद्ध वन करके बिहार था, महात्मा बुद्ध गए वन या कोई वन करके बिहार था सर। देखिए महात्मा बुद्ध गए थे। आप लोग देखिए ये इस तरह मत बताइए, जिसको याद है बस बता दे, नहीं तो हम आगे बढ़ते। नाम जिसको भी नहीं याद है, ऑप्शन बोलेंगे तो आपको बता ही देंगे। ऑप्शन अगर अभी देंगे तो याद आ जाएगा। उसका नाम था बेलवन विहार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के लिए कौन सा विहार बनवाया था? तो यहाँ के राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार की 3 पत्नी थी, उन्होंने 3 विवाह किया था। बिंबिसार की 3 पत्नी का नाम है, एक का नाम है चलना या छलना, ये वैशाली गणराज की रानी थी। इनकी पत्नी का नाम है चलना। इनकी पत्नी का नाम था महाकौशला और तीसरी पत्नी का नाम था क्षेमा। इनकी 3 पत्नी का नाम है क्षेमा। ये मध्य देश की रानी थी। तो बिंबिसार की, इसको नोट कर लीजिए, 3 पत्नी का नाम। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। क्षेमा या छलना, महाकौशला ये कौशल से संबंधित थी, और तीसरा जो रानी थी उनका नाम क्षेमा था, और ये मध्य देश की थी, मध्य देश की रानी थी। बिंबिसार के बचपन का नाम था, इनके बचपन का भी एक नाम था। क्या नाम था? श्रेणी। इनके बचपन का नाम था श्रेणी। कहा जाता है जो राजधानी थी मगध की, वो बिंबिसार ने ही बसाया था, उन्हीं ने बनाया था। तो इन्होंने, लिख लीजिए, राजगिरी नामक नगर की स्थापना की। राजगिरी नामक नगर की स्थापना की। राजगिरी नामक नगर की स्थापना की। इन्होंने राजगिरी नामक नगर की स्थापना की थी। इनके लड़के का नाम अजातशत्रु था, जो इनका विरोधी था। ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। इनकी हत्या कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो इनका देखिए शासन काल भी है। इनका लिख लीजिए 500, इनका शासन लिख लीजिए बिंबिसार का 560 सॉरी 544 ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठे। इनका ये शासन काल है। इनके लड़के अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी।
बिंबिसार वैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ज्यादातर। महावीर स्वामी से भी इनका रिलेशन था। अब कैसा रिलेशन है, कोई बता सकता है इनका? महावीर स्वामी, इनका जिससे विवाह हुआ था वैशाली में इनका, लेकिन चेन्नई से विवाह हुआ था। उनके पिता का नाम था चेतक। चेतक किसके ससुर थे? बिंबिसार। और चेतक की बहन का क्या नाम था? चेतक, यानी महावीर स्वामी की माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। तो चेतक की बहन कौन थी? त्रिशला। तो ये सीधे कहीं ना कहीं महावीर स्वामी के रिलेशन में थे बिंबिसार। एक क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा है एक बार। महावीर स्वामी की बहन का नाम था त्रिशला, और त्रिशला के उनके भाई चेतक की लड़की का विवाह किससे हुआ? बिंबिसार से। तो ये बौद्ध धर्म के वैसे अनुयायी थे। इसके बाद गद्दी पर अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु कर दी और खुद गद्दी पर बैठे अजातशत्रु। उनका शासन काल है 492 ईसा पूर्व से 492 से 460 ईसा पूर्व। 492 इसको मिटा देते हैं। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का बचपन का नाम था कुड़ी। अजातशत्रु के बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्हीं के समय जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो इन्हीं के समय प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इन्हीं के समय, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। अजातशत्रु का लड़ाई होती थी। बगल का एक राज्य था, अभी लिखवा है कौशल श्रावस्ती। उनके राजा का नाम था प्रसेनजित। कौशल के राजा का क्या नाम था? प्रसेनजित से लड़ाई चल रही थी। इसी लड़ाई के बीच में अजातशत्रु ने कौशल नरेश की जो लड़की थी उसका नाम था वाजिरा, उससे विवाह कर लिया। तो जब विवाह कर लिया तो आपस में बाद में समझौता हो गया। लड़ाई तो एक क्षेत्र के लिए लड़ रही थी, बनारस काशी के लिए। लेकिन जब शादी हो जाती है तो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित, वो काशी दहेज में दे देते हैं। किसको? अजातशत्रु को, अपनी लड़की के साथ। यानी दहेज प्रथा तब भी चलती थी, ठीक है। और दहेज प्रथा क्या इसके पहले चलती थी कि नहीं? किस काल में चलती थी? हमको अगर साहित्यिक साक्ष्य पे पहला दहेज प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? वैदिक काल से। वैदिक काल में लिखा हुआ है मंत्र में कि जब लड़की की विवाह होती थी तो कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं गिफ्ट में दिया जाता था। तो ये साक्ष्य शुरू से ही चला। तो देख लीजिए 5वां, अजातशत्रु का विवाह। अजातशत्रु का विवाह वाजिरा से हुआ। अजातशत्रु का विवाह वाजिरा से हुआ। वाजिरा प्रसेनजित की लड़की थी। प्रसेनजित कौशल नरेश प्रसेनजित की लड़की थी। प्रसेनजित ने काशी नामक क्षेत्र अजातशत्रु को दे दिया। जिस प्रकार ये लिखा आप लोगों ने, काशी किसने दे दिया? प्रसेनजित ने अजातशत्रु को दे दिया। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, उसके बाद उनके लड़के का नाम था उदयन। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। 2 चीज है, एक है उदयन, ठीक है, और एक क्या है? उदयन। उदयन कहाँ का राजा था? उदयन कहाँ का राजा था?
कौशाम्बी का। और उदयन जो राजा था वो था कहाँ का? हर्यक वंश, यानी मगध का राजा था। ये जो वंश है ये हर्यक वंश, हर्यक वंश। तो लिख लीजिए, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। उदयन, हाँ, गद्दी पर बैठ गया। उदयन का काल था 460 ईस्वी पूर्व से 444। उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। सर ये जो अजातशत्रु था बौद्ध धर्म को मानता था। हाँ, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तभी तो बौद्ध सम्मेलन हुआ। लेकिन इसका लड़का जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने ही एक नया शहर डेवलप किया, पाटलिपुत्र। लिख लीजिए, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र सोन तथा गंगा, सोन तथा गंगा नदी के बीच में स्थित था। पाटलिपुत्र सोन तथा गंगा नदी के बीच में स्थित था। पाटलिपुत्र सोन तथा गंगा नदी के बीच में पाटलिपुत्र स्थित था। इसके बाद ये जो वंश था हार्यक वंश, इसमें कोई विशेष राजा नहीं होते हैं। इसकी भी चोरी छुपे जब ये बैठे थे तो पीठ पर ऐसा माना जाता है कि किसी नागदशक नामक एक व्यक्ति ने चक्कू घोंपकर इसकी हत्या कर दी और इस वंश का विनाश हो गया। नागदशक नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। तो बाद में इस वंश में छोटे छोटे व्यक्ति वो हुए राजा, लेकिन बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए। इसके बाद इस वंश में के बाद दूसरा एक वंश हमको उल्लेख मिलता है, वो होता है नाग वंश या नागदशक वंश। तो इसकी स्थापना नाग वंश की स्थापना करता है शिशुनाग। ये करीब 30-40 साल का जब गैप हो जाता है तो एक राजा इतिहास में सामने दिखाई देता है जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने उसी के नाम पे ही उस वंश का जाना जाता है, शिशुनाग वंश। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे बिंबिसार, इनके वंश का नाम था, क्या नाम था? हर्यक वंश। हर्यक वंश, ये मगध में जो ये बैठे ये हर्यक वंश। अब आप लिख लीजिए शिशुनाग वंश, ये है एक शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश इतिहास में थोड़ा गैपिंग हो गई, उसका बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो इनका डेट मतलब एक राजा गद्दी पर बैठा उसका शासन काल, इनका शासन काल है 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, इसका राजा हुआ शिशुनाग पहले। इसका शासन हुआ 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व शिशुनाग हुए राजा। क्या चीज?
लाइट आ गई क्या? सर ऑन हो जाएगा, रेड जो है उसको क्लिक नहीं करेंगे। चलिए, हम तो चाहते ही थे तो बता गया था, ऑन हो जाएगा। क्या नाम है? अगर दिखाई नहीं आ रहा, दिक्कत तो हुई है। चलिए, इसको ऑन होने दीजिए। तब देखिए, बीच में हम लोग देखिए ईसा पूर्व में बहुत हजारों साल पहले का जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तो साक्ष्य जहाँ क्लियर होगा वही साक्ष्य लिखा जाता है किताबों से। कई राइटर लिखते हैं, तब कॉमन का होकर भारत सरकार जब एनसीईआरटी की बुक में छापती है या कहीं, तब वो साक्ष्य लिया जाता है। तो इनका साक्ष्य कहीं ना कहीं कई लोग लिखे होंगे, तब ये पता चलता है कि 412 ईसा पूर्व में एक वंश हुआ शिशुनाग वंश, उसके राजा थे शिशुनाग। तो हर राजा जब गद्दी पर बैठता है तो कोई ना कोई नया काम, उनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ वो नया किए होंगे। राजा तो बहुत बने, तो जब शिशुनाग भी राजा बने, ठीक है, तो उनकी एक विजय, बहुत फेमस विजय, उनकी बहुत फेमस विजय थी। जैसे उनकी विजय थी, उन्होंने अवंती राज को जीता। अभी हम आपको अवंती राज बता रहे थे, अवंती 16 जनपद में था। अवंती जिसकी राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। उसी को इन्होंने जीत लिया। किसने? शिशुनाग। तो ये कैसे हाल हो गई? नोट पे जाए। अब वो क्रॉस के बगल पे नो कर दीजिए सर। इसी को एकदम ऊपर थोड़ा सर ऊपर वहाँ ऊपर के बगल में। ये सर ऊपर। अच्छा, इसके ये करते हैं। जी सर। चल, हाँ, ये तो चलिए। हो गया। चलिए ठीक। पैन कहाँ आ गया? देखिए, शिशुनाग वंश हमेशा देखिए पढ़ने का क्रम होता है। आप लोग बहुत तथ्य पढ़ते, तथ्य से पहले 5 चीज। सबसे पहले समय, हमेशा इतिहास को पढ़ने से पहले दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए आपके कि वो राजा कब बैठा। क्योंकि क्वेश्चन में आपका समय मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सीरियल क्रम से याद रहेगा, तब आप भूलेंगे नहीं। यानी ये राजा बैठा गद्दी पर, ये बिंबिसार के बाद बैठा है ना। आपको बिंबिसार याद नहीं है, लेकिन इसका समय आप दिमाग में रहना चाहिए। डेट में मान लीजिए कंफ्यूज करते हैं हमको, मान लीजिए तो ये गद्दी पर बैठा 412 ईसा पूर्व, और 412 से ये गद्दी पर इसका अंतिम समय क्या बताया हम आपको? 394 ईसा पूर्व ये गद्दी पर ये राजा बैठा। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि राजा ने किया क्या होगा। राजा को या तो कोई उपाधि मिली होगी, राजा ने या तो कुछ जीता होगा, राजा ने या तो नया धर्म। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान थी, इन्होंने एक राज्य को जीत लिया। किस राज्य को? अवंती राज्य को। पहला अवंती राज्य की विजय। इनका हो गया अवंती राज्य की विजय हो गई, इन्होंने जीत लिया। क्वेश्चन, शिशुनाग जब राजा बैठे थे तो इस समय राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इन्होंने राजधानी बदल दी, पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी कर दी। पाटलिपुत्र से वैशाली को राजधानी इन्होंने बना दिया। पाटलिपुत्र से वैशाली इन्होंने बना दी। और इनकी कोई विशेष उपलब्धि इतिहास में नहीं मालूम जाती है शिशुनाग की। इसके बाद इनका लड़का बैठता है जिसका नाम होता है कालाशोक। 394 कालाशोक। ईसा पूर्व से इनका शासन काल है लगभग 366।
ईसा पूर्व। वैशाली से इन्होंने फिर राजधानी बनाई। वैशाली से राजधानी कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र। दूसरा, जब ये राजा बने थे तो इनके में बौद्ध का सम्मेलन आयोजित हुआ, दूसरा बौद्ध सम्मेलन। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कालाशौक के समय में ही आयोजित हुआ था। दूसरा बौद्ध सम्मेलन इन्हीं के समय में जब ये राजा बने थे तब हुआ था। कहाँ हुआ था? दूसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? वैशाली में। लेकिन इन्होंने राजधानी कहाँ बदली? लेकिन राजधानी तो इन्होंने पाटलिपुत्र बदली, ठीक है। लेकिन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वैशाली, कालाशौक। अब कालाशौक के बाद का इतिहास फिर थोड़ा अंधकार आता है इतिहास में। कालाशौक के बाद इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। एक वंश का उल्लेख आता है, नंद वंश। नंद वंश एक वंश का फिर उल्लेख आता है लगभग इनके 20 साल बाद, 394 के लगभग 20 से 30 साल बाद एक वंश का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है नंद वंश। तो अब हम लोग आते हैं नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश के इतिहास में भी अलग अलग जानकारी मिलती है। इस नंद वंश का पूरा शासन काल जो मिलता है 344 ईसा पूर्व से लगभग 324 ईसा पूर्व। इसका पूरा शासन काल का पता चलता है 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व में। नंद वंश में पहले कौन राजा बने इसके बारे में भी लोगों ने अलग अलग प्रमाण किए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नंद वंश का पहला राजा था महानंदिन। महानंदिन, नंद वंश महानंदिन, लिख लीजिए। नंद वंश का प्रथम ज्ञात राजा, ज्ञात शासक, लिख लीजिए। नंद वंश का, अभी बता रहे हैं आप लोग, लिखिए ना। नंद वंश का पहला ज्ञात शासक महानंदिन था जिसने इस वंश की स्थापना की। नंद वंश का पहला ज्ञात शासक महानंदिन था जिसने नंद वंश की स्थापना की। लिख लीजिए। महापदम नंद, महापदम नंद दूसरा प्रसिद्ध शासक था। महापदम नंद, अब लिखिए। महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद नंद वंश का दूसरा प्रसिद्ध शासक था। महानंद, महापदम नंद दूसरा प्रसिद्ध शासक था, महापदम नंद। देखिए ऐसा है, इसमें महानंदिन का भी उल्लेख मिलता है, महापदम नंद का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना कर दी, लेकिन उसी का गोद लिया हुआ एक पुत्र था महापदम नंद, ये विख्यात है। और महापदम नंद नंद वंश का पहला शासक था। इसी ने पहली बार एक राज्य की विजय की, कलिंग राज की। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलिंग राज को पहले किसने जीता, तो अशोक को नहीं मानना है। कलिंग को किसने जीत लिया? महापदम नंद। देखिए इनकी पहला कलिंग राज की विजय। कलिंग राज्य में नहर का निर्माण, लिख लीजिए इनकी विशेषता क्या है। कलिंग राज्य में नहर का निर्माण कराया।
कलिंग से जिनसैन की प्रतिमा को पाटलिपुत्र लाया। जैन धर्म का अनुयायी कलिंग से जिनसैन की प्रतिमा को लेके आए। हमें बता रहा है एक छत्र एवं सौराठ की उपाधि इसको आप पहले नोट कर लीजिए। पाणिनि इनके समकालीन चलिए देखिए महापदम नंद राजा हुआ, इन्होंने क्या किया इसको ध्यान से देखिए। कलिंग राज की विजय की। कलिंग राज में नहर का निर्माण करवाया। पहली बार कलिंग राज को जीतने के बाद इन्होंने नहर बनवा दिया कलिंग राज में। कलिंग में जिनसेन की प्रतिमा, जिनसेन एक जैन धर्म के गुरु तीर्थंकर थे जिनसेन, उनकी प्रतिमा को कलिंग से ले आए, पाटलिपुत्र में रख के स्थापित कर दिया, पाटलिपुत्र ले आए। इसका पता चलता है, अगर आप लोगों ने कभी एक राजा का नाम सुना हो, खारवेल। खारवेल का नाम सुना है? किसने सुना है? हाथ उठाइए जरा। खारवेल, खारवेल एक राजा था। देखिए इतिहास तो खारवेल ने लिखा है कि एक राजा था उत्तर भारत पूर्वी भारत का, तो उसने यहाँ से एक प्रतिमा लेके चला गया था जिसका नाम जिनसेन की प्रतिमा। तो वो राजा पता चलता है कि वो महापदम नंद था, इसीलिए इसको जैन धर्म का क्या मानते हैं? अनुयायी थे। इसने एक छत्र और सौराठ की उपाधि धारण की थी। और पाणिनि की एक किताब का क्या नाम था? अष्टाध्यायी। तो पाणिनि इन्हीं के समकालीन थे। पाणिनि किसके समकालीन थे? महापदम नंद के। पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, वो व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक थी, ग्रामर की सबसे प्राचीन पुस्तक थी अष्टाध्यायी। तो पाणिनि इन्हीं के समकालीन थे महापदम नंद के। तो महापदम नंद ने उस समय पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों को भी जीता, कलिंग तक इन्होंने जीता। इनके क्षेत्र राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाणिनि इनके समकालीन थे। इन्होंने ही पहले नंबर कलिंग में नहर बनवाया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जब मौर्य वंश का एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उसने भी नहर बनवाई थी। बनवाई थी कि नहीं नहर? कहाँ पे बनवाई थी? उसने गुजरात में तंसुली नहर बनवाई थी उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इन्होंने पहली बार नहर का निर्माण कराया था। इस नहर का ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि नहर का इतिहास में, भारत के इतिहास में नहर का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? ए सिंधु घाटी की सभ्यता, बी उत्तर वैदिक काल, सी नंदवंश, डी मौर्य वंश। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लिए कि पहली बार आप लोगों को इतिहास में नहर के निर्माण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी। आप लोग उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए, चाहे गलत सही चाहे क्या। नंदवंश। नहर पहली बार कहाँ का, नहर का उल्लेख कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सिंधु घाटी। ज़्यादातर लोग सिंधु घाटी कह रहे हैं। सिंधु घाटी में नहर नहीं बना था, वहाँ सिंचाई कुएं से होती थी, कुएं के पार। हमने कहीं नहीं बताया कि नहर था वहाँ पे। ये IAS का क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं वो लोग घुमा के।
दूसरी चीज, अभी अभी तो नहर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल के एक मंत्र में लिखा है कि पहली बार नहर से सिंचाई होने लगी थी, नहर बनने लगे थे उत्तर वैदिक काल। तो इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल। लेकिन सही हमको नंद वंश का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आगे समझिए कि हम लिखते तो हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला बड़े होशियारी से क्वेश्चन बनाता है। आप हमारी इस बात को हो सकता है किनारे करने की, नहर पढ़ा है क्या मतलब है नहर से, लेकिन वो बनाएगा क्वेश्चन, ऐसे ही बना देगा। ठीक है, तो ये लेकिन धौलावीरा जो है ना, उसमें 16 टैंक भी है और भी नहरों से पानी ला कर वो तालाब था, वो नहर नहीं। नहर का प्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो उत्तर वैदिक काल से। अगर आज नहर में, सिंधु घाटी में नहर से सिंचाई नहीं होती है, नहर से नहीं होती थी, सिंधु घाटी में नहीं था, उसको हम आप बाद में आपको बता देंगे। ठीक है, इस समय आप देखिए तो हम आपको बता, तो ये नंद वंश फिर देख लीजिए, महापदम नंद हुआ। ऐसे ही देखिए, अगर आप लोगों को हम ये नहीं बताते कि कलिंग महापदम नंद में जीता है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आता कि कलिंग ऐसे, कलिंग सर्वप्रथम किसने जीता? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश और डी चोल वंश। ऐसे आता है ना। ज्यादातर लोग अगर नंद वंश ध्यान से नहीं सुने तो उन्होंने अशोक का इतिहास बहुत ध्यान से पढ़ा कि अशोक एक राजा था, उसकी महत्वपूर्ण विजय हुई थी कलिंग में, तुरंत उत्तर मार देंगे मौर्य वंश। लेकिन हमने उसके पहले ही दिखवा दिया कि महापदम नंद ने कलिंग को जीता था। ठीक है, तो ऐसे क्रम से पढ़ना होता है, क्रम से इतिहास समझना होता है। तो कलिंग को जीतने वाला राजा कौन था? ये क्या कहते हैं? नंद वंश। पहले नंद वंश ने जीता कलिंग को, बाद में जीता मौर्य वंश। चलिए, इसके बाद गद्दी पर बैठता है महापदम नंद के बाद जो दूसरा राजा गद्दी पर बैठता है उसको कहते हैं घनानंद, घनानंद या घननंद। तो कहीं कहीं घननंद मिलता है, कहीं कहीं आपको घनानंद नहीं मिलेगा, उस पर कंफ्यूज मत करिएगा। घनानंद के काल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यूनान का जो राजा था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। घनानंद जैन धर्म का अनुयायी था। घनानंद के गुरु का नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र क्यों प्रसिद्ध थे? सर इन्होंने इन्हीं के समय वो हुआ था विभाजन, इनके समय में जैन धर्म का 2 भागों में बट गया था। कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। कहाँ पे हुआ था सम्मेलन? पाटलिपुत्र में। तो स्थूलभद्र इनके गुरु थे धननंद, यानी धननंद जैन धर्म का अनुयायी था। धननंद ये राजा बहुत ही क्रूर था। इसकी क्रूरता का कारण था ये बहुत कर लेता था, टैक्स बहुत लगाता था, जनता से इतना टैक्स लगा देता था कि जनता इसकी परेशान हो गई थी। तो अत्यधिक कर लगाने वाला शासक था, अत्यधिक कर लगाने वाला शासक था। जैन धर्म अत्यधिक लिख लीजिए, कर लगाने वाला शासक था घननंद। इसके काल में कुछ और भी विद्वान है जिनका नाम मिलता है वर्ष, उपवर्ष, वररुचि। इसके काल में कुछ और विद्वान थे वर्ष, उपवर्ष और वररुचि। धननंद के काल में ही एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था कौटिल्य।
कौटिल्य को घननंद ने अपमानित कर दिया, अपने राज दरबार से अपमानित करके भगा दिया था। ये बात नहीं मानते थे राजा और इनको अपमानित कर दिया, और अपमानित कर दिया तो कौटिल्य ने घननंद से बदला लेने के लिए कसम खाई, और एक राजा की तलाश में कौटिल्य निकल जाते हैं। वो कसम खाते हैं जब तक इस नंद वंश को हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। और बाद में उनकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है, इतिहास में वही लड़का आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से फेमस होता है। तो ये नंद वंश, ये हम जो आपको इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो फेमस राज थे ये हमने बताया। इस समय ये तो राज थे, इस समय इतिहास में और बहुत बड़ी घटना घटी। कौन बताएगा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण एक और घटना घटी। इतिहास तो हम घटना के लिए जानते हैं ना, तो कौन बताएगा क्या चला यहाँ, क्या चीज नई घटना क्या आई, नया खोज क्या हुई? सोचिए दिमाग से, ऐसी क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इसलिए समय का बहुत महत्व है। कोई एक नई खोज जो आज भी बहुत ज्यादा चलती है, आज लोग उसी के लिए दौड़ते हैं। मुद्रा, पहले लेन देन होता था पैसे के लिए, तो ठीक है, खोज मतलब पैसा, सिक्का चलने लगा। आज सिक्के ना है, आज तो ऑनलाइन भी दे देते हैं, लेकिन सिक्का पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। अभी तक क्या होता था? विनिमय चलता था, सोना चांदी, आपने हमको दिया, हमने लिया, आपने हमारा सामान ले लिया, हमने आपका सामान ले लिया, इसको कहते थे एक्सचेंज यानी विनिमय। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग आसपास क्या हुआ? सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो पहली बार जो सिक्के चले वो सिक्का था चांदी, सिक्का का प्रचलन, सिक्का का प्रचलन। सिक्का कैसा था? पहला सिक्का चांदी का सिक्का था। दूसरा इसकी क्या विशेषता थी? ये आहत सिक्का था। आहत का मतलब होता है कि इसमें छपाई थी, छपा था, इस सिक्के में कुछ छपता था। क्या छपता था? मछली की आकृति, पेड़, अर्धचंद्र मतलब चंद्रमा की आधी आकृति इसमें छपती थी। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये सिक्के का प्रचलन हुआ, और सिक्के के प्रचलन ने व्यापार व्यवसाय को बहुत तेजी से बढ़ा दिया, बहुत तेजी से बढ़ा दिया। ठीक है, बहुत तेजी से ये जो है सिक्के का जब प्रचलन हुआ, इससे क्या हुआ? व्यापार व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा। पहली बार भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सिक्के का प्रचलन जो है 500 ईसा पूर्व में, लगभग 500 ईसा पूर्व, इसका समय था 500 ईसा पूर्व लगभग में ये सिक्के का प्रचलन हुआ। इसको आहत का मतलब होता है छपा हुआ, यानी कोई चीज छपी हुई थी, सिक्के पे कुछ छपा हुआ था। क्या क्या छपा था? मछली की आकृति छपती थी, पेड़ छपता था, अर्धचंद्र की आकृति होती थी। इस सिक्के से फायदा क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य व्यवसाय होने लगा। राजा अपने राज्य में सिक्के का टकसाल अलग अलग, अब ये सिक्का हुआ। आगे जब हम इतिहास में और पढ़ते हैं तो किसी ने सोने का सिक्का चला दिया। किसने चलाया था? तुषार वंश। अभी आगे पढ़ेंगे ना, किसी ने सिक्का चला दिया, किसी ने सिक्के में टकसाल भी लिख दिया नाम। किसने लिखा था? भारत में सिक्के में जिसने छपा, जिस टकसाल से छपा, उसका नाम लिख दिया गया, इल्तुतमिश ने। जब सल्तनत वंश का राज होता है भारत में, तो वहाँ जहाँ सिक्का छपता था उसका नाम भी लिख दिया टकसाल का, जहाँ सिक्का छपता था। ठीक है, फिर आगे ब्रिटिश काल में और भी सिक्के में बदलाव हुआ, तो सिक्के की शुरुआत हुई, ये पहली विशेषता थी। तो इतिहास में आज हमने जो पढ़ा
हम फिर आपको बता दे रहे हैं 5 मिनट में, इसको बंद कर दीजिए।